हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मींस ये वो ड्रग्स होंगी, वो मेडिसिन होंगी जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करती हैं। ठीक है। अब इससे पहले जब आप ड्रग स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पूरा आपका नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किस तरीके से नॉर्मली वर्क करता है, कैसे हमारी हार्ट और हमारी ब्लड वेसल्स आपस में मिलके हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये लेक्चर मैं पहले ही आपका ले चुकी हूँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बेसिकली इसमें हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिस्कस की थी। तो इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आप इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको आइडिया लग जाए कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की है क्या। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आज हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वन बाय वन हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो आज जो हम जिस डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम डिजीज देखेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे और फिर हम क्या देखेंगे, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका हार्ट फेलियर। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए हार्ट फेलियर बेसिकली है क्या। ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। क्रॉनिक है, लंबे टाइम में आपका डेवलप होता है। प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे क्या करता है, आपका प्रोग्रेस करते रहता है, अपनी स्टेजेस को चेंज करता रहता है। अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे हार्ट फेलियर का, तो उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 आता है। तो वो आपका क्या है, आप धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, आपका ये हार्ट फेलियर आपका प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये क्या है, क्रॉनिक है और प्रोग्रेसिव आपका डिसऑर्डर है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें जो हमारा हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या है, आपका ब्लड को पंप करना है ना। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ब्लड वेसल्स क्या करती है, जो हार्ट ने ब्लड पंप किया है उस पंप्ड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है। यही था। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, हार्ट फेलियर के केसेस में हमारा जो हार्ट है, ये इसकी जो पंपिंग एबिलिटी है ना वो खत्म हो जाती है। ठीक है। यानी कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। अब बात ये आती है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, तो देखो इसके वैसे अगर इसकी मैनिफेस्टेशन देखें कि आपका कौन से ऐसे दो चीजें आपकी हार्ट में हो रही हैं जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकती है, या फिर जो हार्ट फेलियर है उसे हम दो टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए करते हैं पहले। तो जो हार्ट फेलियर है वो हमारा क्या हो सकता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से हो सकता है। इसको हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप इसको दो क्लास में डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर ईटियोलॉजी। ठीक है। तो ये क्या है, आपका सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से हो सकता है, और दूसरा टाइप का है आपका जो डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग से हो सकता है। ठीक है। अब पता होना चाहिए भाई सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग है क्या। ठीक। देखो जब हमने हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ी थी उसमें हमने बहुत क्लियरली बोला था कि हार्ट किस तरीके से काम करता है। हार्ट क्या करेगा, जब पूरी बॉडी से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, हमारे टिश्यूज लगातार काम कर रहे होते हैं। ठीक है। हमारे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को तो यूटिलाइज करते हैं, अपने अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बची है वो वेन्स में दे देते हैं, है ना। अब ये वेन क्या करती हैं, इन्हें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाना होता है, हार्ट के पास। तो जो आपकी वेन्स है सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आती है, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। क्या होने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए। लंग्स में एल्विलर सरफेस पे क्या होता है, आपका कैपिलरी और एल्विलाई के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। जो ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड थी वो लंग्स को मिल जाती है, और लंग्स के अंदर एल्विलाई में जो ऑक्सीजन है जो आपने इन्वायरमेंट से ली है ड्यूरिंग इनहेलेशन, वो कहाँ आ जाती है, कैपिलरी में आ जाती है। अब वहां से पल्मोनरी वेन सारा का सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे वापस हार्ट में लेके आती है। कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट एट्रिया में सारा ब्लड आ रहा है। लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, एओर्टा में, लार्जेस्ट आर्टरी जो है हमारी बॉडी की, और एओर्टा उस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। यही है ना फिजियोलॉजी। तो इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ रही है, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं। वेंट्रिकल से आपका आर्टरी में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, या फिर एओर्टा में जा रहा है। तो कैसे जा रहा है, इसमें क्या होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, है ना। हार्ट क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और स्पेशली मैं बात करूंगी
वेंट्रिकल्स को ही हम फोकस करते हैं क्योंकि मेजर जो आपका इजेक्शन होता है राइट वेंट्रिकल से भी पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी आपका एयरटा में जा रहा है ना। तो क्या होता है जब हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जिस टाइम पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल, ठीक है, या सिस्टोली, ओके। और जब आपका क्या होता है, आपका जो हार्ट है वो रिलैक्स हो रहा है, सपोज हार्ट में ब्लड आया, उसने क्या किया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड को पंप कर दिया। अब पंप करने के बाद वो खुद क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपका ब्लड उसके पास वापस आए और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो यानी कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। जब हार्ट रिलैक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। तो क्या होता है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हार्ट फेलियर दो तरीके का हो सकता है, या तो सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो चुकी है, यानी कि हार्ट जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो सकती है, यानी कि हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अब बात ये आती है जो हमारा सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग है, ठीक है, इनकी वजह से होगा क्या, और फिर मैं आपको रीजन बताऊंगी कि भाई अब ये भी पता होना चाहिए, कह देने से काम नहीं चलेगा कि सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो गई, डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो गई, हार्ट ना कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है, ना फुल्ली रिलैक्स हो पा रहा है, इसी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये डिसफंक्शनिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो वो भी रीजन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से होगा क्या। जब हमारा सिस्टोल नहीं हो पाएगा, यानी कि प्रॉपरली हमारा हार्ट इट विल बी नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हम वेंट्रिकल्स को ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हमारे वेंट्रिकल्स क्या है, आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए वेंट्रिकल में अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा। जब आपका लास्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, सारे का सारा ब्लड जो उसके अंदर है कहाँ चला जाता है, एओर्टा में, और पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, यही तो पढ़ा था। अब आपका क्योंकि वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो गई है, तो क्या आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को, सारे के सारे ब्लड को पंप कर पाएगा, एओर्टा को दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। और यही रीजन है कि आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, साथ में क्योंकि ये कम हो रहा है तो आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट तो कम होगा ही होगा। अब बात करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लो। इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब एक बार हार्ट जब बीट करता है उस टाइम पे जितना ब्लड पंप करता है उसे क्या बोलते हैं, हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, पूरी हार्ट की एक साइकिल में जो 0.8 सेकंड की साइकिल होती है उसमें जितना आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो क्या है, आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम है। कार्डियक आउटपुट क्या है, 1 मिनट में जितना हार्ट ब्लड पंप कर रहा है उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये केवल अमाउंट ऑफ ब्लड को रिप्रेजेंट करता है कि हार्ट ने कितना ब्लड रिप्रेजेंट आपका पंप किया। तो आप ओवरऑल अगर वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं तो क्या वो अपने अंदर से उतना ब्लड पंप कर पाएंगे जितना वो पहले किया करते थे, नहीं। इसीलिए ये सारी चीजें क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ गया सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से क्या होगा। अब डायस्टोलिक की वजह से भी देखते हैं और फिर हम रीजन देखेंगे कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब डायस्टोलिक अगर डिसफंक्शनिंग हुई तो मैंने बताया कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन मतलब जो आपका हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पूरा रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। प्रॉब्लम कहाँ पे, यहाँ पे प्रॉब्लम किस में आ रही थी, कॉन्ट्रैक्शन में। यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, रिलैक्सेशन में। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे अगर किसी को डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग है तो उसके कॉन्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, वेंट्रिकल आराम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड भी आसानी से पंप करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपकी, कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपकी, बेसिकली आपके रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या बोल सकते हो, वेंट्रिकल्स, इन दिस केस ventricles are not able to relax properly, okay? आपका रिलैक्सेशन नहीं हो रहा। अब आप सोचो वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा। वेंट्रिकल ने एक बार चलो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स हो जाता है, हमें पता है।
अब फिर क्या होता है, दोबारा से जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट साइकिल वाला ब्लड उसमें आता है, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर से वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ब्लड उसे मिल सके। अब आपको क्या लगता है, अगर वेंट्रिकल पूरी तरह से रिलैक्स होंगे नहीं तो क्या नेक्स्ट साइकिल में पूरा वेंट्रिकल फिल हो पाएगा? बताइए, वेंट्रिकल रिलैक्स ही नहीं हुए तो क्या ऊपर से जो ब्लड आ रहा है आपका, जो एट्रिया से ब्लड आ रहा है आप दोबारा वाला, क्या वो वेंट्रिकल्स को पूरी तरह से फिल कर पाएगा? नहीं, वेंट्रिकल फिलिंग में प्रॉब्लम आएगी। समझ में आ रहा है? अब वेंट्रिकल पूरी तरह से फिल नहीं हो पा रहे हैं, चलिए तो प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है आपकी, यहाँ पे आपका क्या कम हो जाएगा, आपका वेंट्रिकल फिलिंग रेट, या फिलिंग लिख देती हूँ मैं सिंपल, ओके। वेंट्रिकल फिलिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। और वेंट्रिकल अगर कम फिल हो रहा है, ठीक है, उसमें कम अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है, पूरी तरह से जब रिलैक्स नहीं हुआ है तो जगह कम रहेगी तो कम ब्लड आएगा, है ना। अब कम ब्लड आएगा तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा, जो आपका सिस्टोली से पहले का जो वॉल्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये क्या होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम? सिस्टोल से पहले, कॉन्ट्रैक्शन से पहले वेंट्रिकल में कितना ब्लड है वो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है। तो आप खुद सोचो, जब वेंट्रिकल पूरा रिलैक्स हुए ही नहीं थे तो उनमें क्या उतना, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 10 ml ब्लड भरता था, ये केवल एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर 10 ml ब्लड आपका नॉर्मली वेंट्रिकल्स अपने अंदर ले लेते थे, अब क्योंकि वो रिलैक्स नहीं हुए हैं तो क्या अब भी वो 10 ml ले पाएंगे? नहीं, नेक्स्ट साइकिल में हो सकता है वो केवल 5 ml ब्लड को ही अपने अंदर ले पाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सिस्टोल से पहले जो वॉल्यूम होती है 10 से कितनी हो गई, 5, यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? सिस्टोल से पहले, कॉन्ट्रैक्शन से पहले वेंट्रिकल में कितना ब्लड प्रेजेंट था उसी को हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब जब 10 ml की जगह 5 ml ब्लड केवल वहां पे प्रेजेंट है तो आप खुद बताइए कितना आपका ब्लड पंप होगा, कार्डियक आउटपुट कितना होगा? कम होगा ना ऑब्वियसली। अब जो हार्ट ब्लड पंप करेगा, जब 10 ml होता था तो भाई उसका 10 ml का 10 ml मान लो पंप कर दिया, थोड़ा बहुत रह भी जाता था अंदर, लेकिन अब 10 से 5 हो गया है तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो पंप हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो इसीलिए रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा आपका, आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम और आपका कार्डियक आउटपुट दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस वाले में डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग के केस में इजेक्शन फ्रैक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन को आप देखोगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये परसेंटेज होती है, ठीक है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है आपका, इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। एक साइकिल में पूरी हार्ट की एक कार्डियक साइकिल जो होती है 0.8 सेकेंड की, उसमें कितना वॉल्यूम ब्लड पंप किया हार्ट ने, डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बता दिया मैंने, ठीक है। सिस्टोल से पहले कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में प्रेजेंट है इनटू 100, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले केस में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में देखूं तो 50 to 75% इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, ठीक है। जब आप इस तरीके से फॉर्मूले में स्ट्रोक वॉल्यूम, किसी इंसान की स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है, उसके थ्रू अगर आप इजेक्शन फ्रैक्शन निकालोगे तो नॉर्मल अगर आपका हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है तो आपका 50 to 75% की रेंज में इजेक्शन फ्रैक्शन आता है। बट इन दिस केस अगर सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हुई है तो इजेक्शन फ्रैक्शन आपका 40 से भी नीचे चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो लेकिन इस वाले केस में इजेक्शन फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। केवल फर्क किस पे पड़ेगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट पे, वो आप कैलकुलेट करके दे सकते हो। इसीलिए जो डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है आपका डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग या हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किस पे पड़ रहा है, केवल स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट पे, क्योंकि अब आप पूरा जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है, साथ में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी तो कम हो रहा है, ठीक है। जब दोनों चीजें कम हो रही हैं तो इसका मतलब जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा इजेक्शन फ्रैक्शन में वो कम आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता कि इसमें से क्या हो रहा है, देखो इसमें देखो
इस वाले में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फर्क किस पे पड़ रहा था, खाली स्ट्रोक वॉल्यूम पे। तो खुद ब खुद वैल्यू चेंज होके मिलेगी। जब दोनों चीजों पे फर्क पड़ रहा है तो इजेक्शन फ्रैक्शन आपका कांस्टेंट रहेगा। इस वाले केस में क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम पे फर्क पड़ रहा है लेकिन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए इजेक्शन फ्रैक्शन आपका कम होता आता है। समझ में आ गया है? ठीक है, तो ये है आपका कि आपका हार्ट फेलियर दो वजह से हो सकता है। कोई ऐसे इंसान आपको देखने को मिल सकता है जिन्हें हार्ट फेलियर है, किस वजह से है, सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से है, जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन भी आपका रिड्यूस्ड आपको मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनको हार्ट फेलियर है बट किस वजह से है, आपका डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से है, और इनमें इजेक्शन फ्रैक्शन आपका प्रिजर्व रहेगा क्योंकि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दोनों ही कम हो रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा वो निल होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। अब कैसे सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से या डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से आपका पंपिंग एबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, मतलब जो आपका 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड पंप किया करता था अब वो उससे कम कर रहा है। यही तो है आपका हार्ट फेल, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों डिसफंक्शनिंग की वजह से कैसे हार्ट फेलियर हो सकता है। अब बात ये आती है कि ये डिसफंक्शनिंग हो क्या रही है हमारी बॉडी में, ऐसे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, या कौन सी ऐसी डिजीज है, कौन सी हमारी फूड हैबिट्स ऐसी हैं जिनकी वजह से ये डिसफंक्शनिंग हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है, आपका किसकी वजह से हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग जो मैंने लिखी है कि वेंट्रिकल पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पा रहे, इसका कारण क्या है, देखो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, ये हो रहा है ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ हार्ट मसल। ठीक है, जो हमारे हार्ट की मसल है, कार्डियक मसल्स हैं, जब उनमें स्टिफनेस आ जाती है ना, ठीक, उसकी वजह से क्या होता है, आपका पूरी तरह से रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है। तो इसमें जो मेन रीजन रहेगा डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग का वो क्या है, स्टिफनेस। अगर आपकी मसल्स स्टिफ नहीं होती, हार्ड नहीं होती, तो वो उनमें अगर इलास्टिसिटी होती तो वो प्रॉपर अच्छे से रिलैक्स हो रही होती। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि भाई सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग क्यों हुई, क्यों ऐसा हो रहा है कि हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ये तो हम सारा देख चुके हैं, अब केवल हम किस पे फोकस करेंगे, रीजन पे फोकस करते हैं कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग का क्या रीजन है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की। ठीक है, अब आप ये बताइए, अगर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इसमें हाँ, यहाँ पे भी एक रीजन है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है इसका कारण क्या है, इसका कारण है ड्यू टू मसल, कौन सी मसल, कार्डियक मसल वीकनेस। ठीक है, मसल्स में किसी वजह से वीकनेस आ चुकी है, इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं। समझ में आ रहा है? अगर मसल आपकी बिल्कुल हेल्दी होती तो आसानी से, अगर उसमें सारी सेल्स अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही होती तो कोई कॉन्ट्रैक्शन में क्या कभी दिक्कत आती, नहीं आती। तो जो आपका सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है उसका कारण क्या है कि मसल्स में वीकनेस है। अब वीकनेस किस किस वजह से हो सकती है, आप खुद सोचिए, मसल किससे मिलके बनी है, ऑब्वियसली सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स ही दूसरों मिलके सब कुछ बना हुआ है। तो सेल्स को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन ना मिले तो क्या आपका जो ऑर्गन है या टिश्यू है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा, नहीं। तो पहला रीजन सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग का करें। ठीक है, रीजन में नीचे इसको हटा रही हूं और अब हम ये देखेंगे कि जो ये वीकनेस हो रही है इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो हम कह रहे हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन, इसका क्या क्या रीजन है, चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला रीजन जो सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग करवाएगा वो क्या है, आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी क्या है, ये वो आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, समझ लो वहां पे कोई प्लैक हो गया है जो आपका क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो अगर ऐसा हुआ कि कोरोनरी आर्टरी में ही कोई दिक्कत आ गई है तो क्या आपको लग रहा है हार्ट को प्रॉपर ब्लड मिल पाएगा,
मसल्स में प्रेजेंट सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन मिल पाएगा नहीं। और जब ये नहीं होगा तो क्या होगा आपका रिजल्टेंट इफेक्ट, मसल्स में वीकनेस आ जाएगी। पहला रीजन समझ में आया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से कैसे आ सकता है। नेक्स्ट हमारा रीजन है, देखो नेक्स्ट आएगा आपका जो वीकनेस का कारण हो सकता है आपका, या मतलब आप बोल सकते हो सिस्टोलिक डिसफंक्शन का कारण हो सकता है, वो है हमारा मायोकार्डिटिस। मायोकार्डिटिस क्या है? मायोकार्डिटिस मतलब मायोकार्डियम प्लस आइटिस। आइटिस कहाँ आता है? इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, जो हमारी हार्ट की लेयर है वहीं पे आपका क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गया है। तो जब आप खुद सोचो, आपकी वेंट्रिकल की वॉल है, वहां पे अगर आपका इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, या जो आपकी मसल है, जो आपकी पूरी मसल्स तो होंगी कवरेज पूरी कार्डियक मसल्स, उनमें कोई इन्फ्लामेशन आ जाए तो क्या वो अब अपना प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी? इन्फ्लामेशन क्या करेगा? इन्फ्लामेशन उसके प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा? आपका रेजिस्ट करेगा। तो ये आपका सेकंड रीजन है कि अगर कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है आपकी हार्ट मसल में तो उसकी वजह से भी आपकी मसल्स में वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से बहुत सारी इम्यून रिएक्शन होती हैं जिसकी वजह से सेल डैमेज भी होती है, तो इसलिए आपकी मसल्स क्या हो गई? वीक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कारण है वो क्या है मसल वीकनेस का? वो है आपका हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना। ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है सपोज, ठीक है, तो उससे क्या होगा? जब बीपी ज्यादा होगा तो उससे क्या दिक्कत आने वाली है? बीपी ज्यादा होगा तो क्या होगा? बिल्कुल फोर्स के साथ ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे वेंट्रिकल्स में जाएगा या हमारे हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो जब भी बीपी ज्यादा होता है तो ध्यान रखना वॉल्यूम ओवरलोड रहता है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। अब आप सोचिए आपके वेंट्रिकल में बहुत सारा ब्लड अगर आ रहा है, जितना रिक्वायर्ड नहीं है उससे भी ज्यादा ब्लड आ रहा है, तो वो जो फोर्सफुल जो ब्लड एंटर कर रहा है ना हार्ट में, वो क्या करने वाला है? आपकी मसल्स में स्ट्रेन दे देगा। जो आपकी हार्ट की मसल्स हैं उनमें स्ट्रेन आ जाएगा वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से। और यही कारण है, जब भी वॉल्यूम ओवरलोड होगा आपकी मसल्स में स्ट्रेन आएगा, और आपकी मसल्स में स्ट्रेन आएगा तो आपकी मसल वीक होगी। मसल वीक होगी तो सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग होगी, और सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग होगी तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। समझ में आ रहा है? ब्लड प्रेशर की वजह से बीपी ज्यादा होना मतलब वॉल्यूम ओवरलोड होना। ठीक है, और हार्ट में अगर ज्यादा वॉल्यूम रहेगा तो दिक्कत आनी ही आनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जो हो सकता है कारण, वो है आपका, यहां पे मैं मेंशन कर रही हूं, वॉल रिगर्गिटेशन। ठीक है, ये आपका क्या है? ये ऐसे वॉल्वुलर रिगर्गिटेशन भी आप बोल सकते हो। जो आपका वॉल्व्यूलर आपका रिगर्गिटेशन है, ये आपको शायद आपको नेम से पता लग रहा होगा, ये वॉल्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिगर्गिटेशन मतलब वॉल्व से, सपोज आर्टरी से जो ब्लड था वो आपका वेंट्रिकल में आया, ठीक है, या फिर ये बोलते हैं चलिए वेंट्रिकल से जो ब्लड है आपका, वेंट्रिकल जो था उससे ब्लड कहाँ पे आ गया? आपका एओर्टा में आ गया। तो होता क्या है कि अगर हमारे वॉल्व में, ठीक है, वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार वॉल्व चेंज कराने पड़ते हैं, जो हमारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड या एओर्टिक वॉल्व है। ठीक है, अगर वॉल्व में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होता है? वॉल्व में प्रॉब्लम, वॉल्व क्या करता है? यूरिन डायरेक्शनल फ्लो देता है, लेकिन अगर इनमें प्रॉब्लम आ गई है तो क्या होगा? ब्लड वापस बैक फ्लो कर जाएगा। ठीक है, और ब्लड अगर वापस बैक फ्लो कर गया तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका क्या होगा? वेंट्रिकल ने तो अपना काम कर दिया था, भाई ब्लड को पंप कर रहा था, वो वॉल में आपका वॉल से होता हुआ ब्लड आपके एओर्टा में चला गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि वॉल में प्रॉब्लम थी, एओर्टा से वापस ब्लड कहाँ आ गया? हमारे वेंट्रिकल में आ गया। तो इस वजह से क्या होगा? वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी वेंट्रिकल में भी वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नेक्स्ट साइकिल वाला ब्लड भी आ रहा है नीचे, और नीचे से क्या हुआ? जो एक बार हार्ट पंप कर चुका था वो ब्लड भी वापस आ गया वॉल्व की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है आपका नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा और उसकी वजह से भी आपका सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग, मसल्स वीक होंगी। मैंने बताया जब भी आपका वॉल्यूम ओवरलोड होता है, बहुत ज्यादा ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? आपकी मसल्स में स्ट्रेन पड़ेगा, मसल वीक हो जाएंगी। मसल वीक होंगी तो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। समझ में आ गया वॉल्वुलर रिगर्गिटेशन का क्या रीजन है? वॉल्यूम ओवरलोड। तो आप कह सकते हैं बीपी और वॉल्वुलर जो रिगर्गिटेशन है उसका एक ही कारण है। क्या दोनों की वजह से क्या हो रहा है? आपका
वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, जिसकी वजह से मसल्स में वीकनेस आ रही है। तो ये रीजन थे सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग के, ठीक है। मसल में वीकनेस किस किस तरीके से आती है। और हाँ, इसके अलावा अगर कोई ऐसा इंसान है जो स्मोक करता है, ठीक है, तो स्मोकिंग की वजह से क्या होता है आपको पता है, ये केवल हार्ट के लिए नहीं है, पूरी बॉडी की सेल्स के लिए है। जो भी लोग स्मोक करते हैं क्या होता है, आपका सेल्स डैमेज होती हैं। तो हार्ट भी आपका, हार्ट में भी सेल्स हैं, ये सेल्स भी क्या होंगी आपकी, डैमेज होंगी। तो डैमेज होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट की मसल्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, क्योंकि मसल सेल से मिलके ही बनी है। तो मसल वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो सकती है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि जो ये स्मोकिंग वगैरह है ये भी एक कारण हो सकता है ऑफ सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग में। इसी तरीके से अब ये देखेंगे कि डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग के क्या क्या कारण हैं। चलिए, अब हमें पता है डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग में हो क्या रहा है, हमारी हार्ट मसल्स में स्टिफनेस आ जा रही है। अब हम ये समझेंगे कि भाई ये जो स्टिफनेस आ रही है इसके क्या कारण है, ठीक है, कैसे कैसे हमारी हार्ट मसल में स्टिफनेस आ सकती है। तो चलिए वन बाय वन हम इसे स्टार्ट करते हैं, स्टिफनेस देखते हैं। तो सबसे पहला कारण मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि रीजन बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण जो डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग का है वो क्या है, हार्ट अटैक। मैं बस समझा देती हूँ कि स्टिफनेस कैसे होती है मसल्स में, ठीक है। हार्ट अटैक से क्या होता है, देखो जब भी किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है, ठीक है, तो हार्ट में क्या होता है आपका ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से हार्ट का कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे क्या आ जाता है, आपका स्कार बन जाता है, ठीक है। और स्कार जनरली क्या होता है, वो टिश्यू होता है जिस एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिली होगी ड्यूरिंग हार्ट अटैक, ठीक है। तो वो जहाँ पे भी आपका हार्ट अटैक के बाद वो स्कार बना है, वो क्या होता है, थोड़ी देर, थोड़ा सा टाइम लेके वो स्कार क्या होता है आपका बहुत स्टिफ हो जाता है, बहुत आपका, आप बोल सकते हो वो वाला एरिया क्या रह जाएगा, इलास्टिसिटी उस एरिया की बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि स्कार है, डेड सेल है वहां पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका, अब आप खुद सोचिए कि वो आपका एरिया स्टिफ हो चुका है, तो क्या अब हार्ट जैसे पहले आपका पूरी तरह से रिलैक्स हो पाता था, मैंने बताया ना कि ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ हार्ट मसल वो पूरा रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। तो जो स्कार, हार्ट अटैक की वजह से जो स्कार आया था वो स्टिफ था बहुत ज़्यादा, तो स्टिफनेस आ गई ना, तो अब हार्ट रिलैक्स हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो हार्ट अटैक की वजह से स्टिफनेस कैसे आती है, समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या रीजन है, हार्ट अटैक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो रीजन है वो है डायबिटीज। अब डायबिटीज की वजह से कैसे डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग होती है, देखो, या स्टिफनेस आती है, सिंपल सी बात, क्योंकि स्टिफनेस पे हमने फोकस करना है। तो क्या होता है, अगर कोई इंसान, कोई भी एक इंडिविजुअल है जिसे बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, यानी कि बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज चल रही है, तो होता क्या है, ऐसे इंसान की हार्ट मसल्स जो होती है ना, उनका ग्लाइकोसाइलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल वो मसल्स से कहीं किसी न किसी फॉर्म में अटैच्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब इस तरीके से किसी भी मसल का ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो उसकी वजह से वो मसल कैसी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। और स्टिफ हो गई तो इसका मतलब अब वो रिलैक्स नहीं हो पाएगी, यानी कि पूरा तरह से रिलैक्सेशन स्लो नहीं करेगी, जिसकी वजह से डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग आएगी। समझ में आ गया कि डायबिटीज की वजह से कैसे स्टिफनेस आती है, ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एओर्टिक स्टेनोसिस। अब देखो इसे समझते हैं, इसमें क्या हो रहा है। एओर्टिक स्टेनोसिस मतलब क्या होता है, अगर जो आपके एओर्टिक वॉल्व है, यानी कि वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच का जो वॉल्व है वो उसमें नैरो हो जाए, वो बहुत नैरो हो जाए, ठीक है, उसके पास उससे ब्लड जाने की जगह बिल्कुल कम हो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एओर्टिक स्टेनोसिस, नैरोइंग ऑफ एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। तो अब होगा क्या, देखो, वेंट्रिकल अभी तक जब वॉल्व पूरी तरह से ओपन हो जाया करता था तो वेंट्रिकल अपना कॉन्ट्रैक्ट करता था और आसानी से ब्लड आपका क्या हो जाता था, पास हो जाता था एओर्टिक वॉल के थ्रू और एओर्टा में चला जाता था, ठीक है। लेकिन अब एओर्टिक वॉल क्या हो चुके हैं, आपके नैरो हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, जो आपके वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा पंप को, जो ब्लड है उसे पंप करने के लिए, क्योंकि एओर्टिक वॉल में बहुत छोटा सा स्पेस है, ठीक है, और उस स्पेस से आपको ब्लड को बाहर भेजना है, तो वेंट्रिकल की वॉल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी वजह से वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेशर पड़ता है या वेंट्रिकल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है,
कोई भी कारण हो सकता है, अभी आगे आने वाले ऑप्शंस में आप देखोगे। तो अगर वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ब्लड को सप्लाई करने के लिए, तो वेंट्रिकल की वॉल क्या हो जाती है, बहुत थिक हो जाती है, क्योंकि उसको प्रेशर झेलने के लिए ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होती है, मसल बिल्ड होती है ना, क्यों हो रही है। वैसे ही सेम क्या हो रहा है, जब आपका हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए कि वेंट्रिकल को लगता है कि भाई वेंट्रिकल जब इतना ज़्यादा काम कर रहा है तो वेंट्रिकल की वॉल में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसका जो मसल मास है बढ़ जाता है, और वो मसल मास बढ़ने की वजह से ही जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो इलास्टिक होने की बजाय क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। और तब जब फिर क्या होगा, स्टिफ हो गई मसल, ठीक है, ज़्यादा काम कराया आपने वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल की वॉल स्टिफ हो गई तो आपका आसानी अब पूरी तरह से वेंट्रिकल रिलैक्स हो ही नहीं पा रहे जैसे पहले हुआ करते थे, क्योंकि इलास्टिसिटी थी वेंट्रिकल की वॉल में। अब क्योंकि वो स्टिफनेस आ चुकी है तो वो प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो रहे हैं। तो एयरटिक स्टेनोसिस समझ में आ गया क्या है, इसकी वजह से कैसे हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरटेंशन। सेम हाइपरटेंशन देखो सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग भी कर रहा है, डायस्टोलिक भी। अब हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होने वाला है, देखो हार्ट है, हार्ट का काम सेम एयरटिक स्टेनोसिस की तरह इसका मैकेनिज्म काम करेगा। अब हार्ट वेंट्रिकल थे, वेंट्रिकल अपना क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट होते थे, ब्लड को पंप कर देते थे और ब्लड वेसल्स में जाता था, आपका एयरटा में सारा ब्लड जाता था, वहाँ से सप्लाई हो जाता था। अब क्या हुआ इस केस में, हाइपरटेंशन में आपके ब्लड वेसल बहुत ही ज़्यादा नैरो है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा वो जो ब्लड है उसे पंप करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से उसे ब्लड को फटाफट से डिस्प्लेस करना है। जब ब्लड वेसल आपकी बहुत ज़्यादा आप बोलते हो वाइडर होती है ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, हार्ट थोड़ा सा मेहनत करके पंप करता है और आसानी से ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब आपकी जो आर्टरी है, जो एयरटा है, वो बिल्कुल नैरो है ना, तो इस केस में क्या होता है, आपके हार्ट को ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, आपके वेंट्रिकल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो पूरे ब्लड को एयरटा से आपका क्या कर सके, एयरटा में भेज सके और एयरटा से आगे को भेज सके। क्योंकि अगर एयरटा अपने अंदर एयरटा इतना सा हुआ है, नैरो हुआ है, तो वो ब्लड को इतनी आसानी से नहीं लेने वाला है, प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ा तो वेंट्रिकल क्या हो गई, वॉल थिक हो गई, स्टिफ हो गई तो क्या होगा, आप पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाएगी। अगेन डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग। तो दोनों का कारण आप बोल सकते हो रिजल्टेंट इफेक्ट सेम है। इसमें भी वेंट्रिकल वॉल आपकी थिक हो गई थी, इसमें भी वेंट्रिकल वॉल थिक हो गई थी, दोनों में कारण एक ही थे कि दोनों में वेंट्रिकल्स को ज़्यादा काम करना पड़ा था। क्लियर है। इसके बाद जो एक हमारा रह रहा है वो क्या है आपका, रीजन नंबर 5, सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग। अगर किसी को सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग है तो उसे डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है, देखो, ठीक है। अगर सिस्टोलिक किसी को डिसफंक्शनिंग है जो हमने पहले पढ़ी थी, तो डायस्टोलिक भी हो सकती है। तो इसका कारण क्या होता है आपका, सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग मतलब आपका हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, है ना, यही तो पढ़ा था, क्योंकि मसल्स वीक हो गई थी और हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहे थे। तो अब इससे क्या होगा, जब आपका हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो हार्ट में ही रहेगा, ठीक है। जो आपकी ब्लड की पुलिंग हो जाएगी हार्ट में, वेंट्रिकल में आपका ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो वो कैसे ब्लड को पंप करेगा, क्या वो पूरा ब्लड पंप कर देगा, नहीं करेगा। तो ब्लड क्या रहेगा, वेंट्रिकल में ही इकट्ठा रहेगा, नेक्स्ट साइकिल का ब्लड आएगा वो भी वेंट्रिकल के उस ब्लड के साथ ऐड हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल में ब्लड बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब जब वेंट्रिकल में ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया है तो वेंट्रिकल में क्या होगा, आपका प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है, वेंट्रिकल में प्रेशर लगेगा, वॉल पे प्रेशर लगेगा। और जब वेंट्रिकल को पता है कि सपोज मैं पहले 10 ml कैरी किया करता था, लेकिन सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से अब मुझे 15 ml कैरी करना पड़ रहा है, तो वेंट्रिकल्स को अपनी वॉल को मजबूत बनाना होगा, जिसके लिए वेंट्रिकल की वॉल में क्या आ जाएगी, नेचुरली ये हमारी बॉडी में होता है, वेंट्रिकल की वॉल में थिकनेस आ जाएगी ताकि वो प्रेशर को रेजिस्ट कर पाए। और जब वेंट्रिकल की वॉल में थिकनेस आ जाती है, यानी कि वेंट्रिकल की वॉल में रीमॉडलिंग हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो क्या होगा,
जो वॉल है वो स्टिफ हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी तो क्या होगा, प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग आएगी। यानी कि अगर किसी भी वजह से, आप बोल सकते हो कि अगर आप किसी भी वजह से आपके वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है या वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो उसकी वजह से आपका डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग किन किन वजह से हो सकती है, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से हमारे जो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी है वो कैसे अफेक्ट होती है। सिस्टोलिक की वजह से क्या हुआ था, आपका जो हार्ट मसल वीक होने के कारण कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहे थे तो ब्लड पंप हार्ट नहीं कर पा रहा था, और डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग में क्या हो रहा था, आपका मसल वॉल की स्टिफनेस की वजह से वेंट्रिकल पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे, तो जितना ब्लड वो पहले आपका कैरी किया करते थे अब वो उतना ब्लड नहीं ले रहे हैं, तो आगे जो भेजेंगे वो भी कम होगा। इसमें आपकी एक लॉ आती है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ठीक है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या बोलती है कि हार्ट जितना ब्लड वो रिसीव करेगा उतना ही ब्लड वो पंप करेगा। ठीक है, जब वो रिसीव जितना करेगा उतना ही तो करेगा। अब समझ लो डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हुई, हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स ही नहीं है, तो क्या वो पहले अगर 10 ml किया करता था अभी भी 10 करेगा? नहीं, अब वो कम ब्लड रिसीव करेगा तो पंप भी वो कम करेगा। समझ में आ रहा है? तो हार्ट फेलियर में स्टार्लिंग की जो लॉ है वो आप इसको यूज कर सकते हो एज ए प्रिंसिपल। ओके, सो इसका जो आगे का है, क्योंकि देखो अगर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हुआ है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का हार्ट फेल हो जाएगा। बॉडी ट्राई करती है कॉम्पनसेट करने की। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म देखेंगे कि कॉम्पनसेटरी हमारी बॉडी किस तरह से कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है। लेकिन लास्ट में आके अगर हार्ट फेलियर आपका जो सिचुएशन है अगर इसी तरीके से ज़्यादा बढ़ती रही तो वो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म भी किसी काम के नहीं होते हैं, उनसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम कैसे आपका हार्ट फेल होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से। अभी तक हमने देखा कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से कैसे कार्डियक आउटपुट कम हुआ है, पंपिंग एबिलिटी कैसे रिड्यूस हुई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखते हैं कि कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म किस तरीके से आपका कंप्लीट आपका हार्ट फेलियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच।